नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का YouTube सहेली चैनल में। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए दालें बहुत ही उपयोगी हैं। इवन दाल एक ऐसी चीज है कि हर घर में गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसका बजट कम से कम है वो भी यूज कर सकता है। तो आज कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जिससे कि पल्सेस से आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले सके और किस तरीके से उससे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। आप लोगों का ढेर सारा प्यार हमें रोज मिलता है, इतने सारा मोटिवेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि हम आपसे रोज मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग यूजफुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। दलहन का पूरी दुनिया का 27 से 28% इंडिया में पैदा होता है, यानी कि इंडिया में दालें इजीली अवेलेबल हैं। तो कुछ 7 स्पेशल जो पल्सेस हैं दलहन की कैटेगरी जो है, उससे आप फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, या मेंस्ट्रुअल जो भी इश्यूज है, या फर्टिलिटी में एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी रिगार्डिंग इश्यूज हैं, या फिर ऑल ओवर बेबी प्लानिंग में आपको डाइट समझना है, तो आज का वीडियो समझें, देखें और उसको फॉलो करें। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी दालें आपको यूज में लेनी है, क्या क्या तरीके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यूज करते वक्त आपको पता नहीं होती और दालों से फायदा आपको नहीं मिलता। गैस, ब्लोटिंग, परेशानी आपको हो जाती है और आप फ्रस्ट्रेट होकर उसको खाना छोड़ देते हैं। बिना दवा के ठीक होना है तो YouTube सहेली आपके साथ है। तो फ्रेंड्स, दालों में क्या क्या है? सबसे पहली चीज, छोटा बच्चा भी कह देगा, दालों में प्रोटीन होता है, पॉलीफिनॉल्स, फाइबर और कई सारे विटामिन और मिनरल्स भी दालों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी दालें फर्टिलिटी के लिए यूजफुल हैं और उन दालों को कुक करने का, प्रिपेयर करने का क्या सही तरीका है जिससे कि उस स्पेसिफिक दाल का लाभ ले पाते हैं, और किन प्रॉब्लम में कौन सी दाल आपको नहीं खानी है। फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं, तो पूरा वीडियो समझें। हर वीडियो के लास्ट में मैं अपने व्यूअर्स के सवाल का जवाब देती हूँ, तो आप भी हमें सवाल लिख सकते हैं। अगर उस पर ऑलरेडी वीडियो नहीं बना हुआ है, कोई जानकारी शेयर नहीं हुई है, तो मैं उसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। दालों में अगर बात करें फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो एक नजर आयुर्वेद पे भी डालनी चाहिए। काली उड़द की दाल काली होती है, लेकिन छिलका उतार कर भी उसका यूज किया जाता है। तो उड़द की दाल को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार और रैंक में नंबर 1 पे रखा गया है। उड़द की दाल स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी को बढ़ाने वाला होता है। उड़द की दाल से आप लड्डू बना सकते हैं, जो कि सर्दियों में बनाए जाते हैं। हलवा बना सकते हैं, नाश्ते में थोड़ा सा हलवा लेना बहुत अच्छा रहता है दूध के साथ। और सिंपल आप दाल बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को उड़द की दाल गैस करती है, भारीपन करती है, तो बनाने की कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हम लास्ट में समझने वाले हैं। लेकिन जब भी आप उड़द की दाल बनाते हैं तो थोड़ी सौंठ, अदरक, सौंठ का पाउडर जो होता है, सूखा हुआ अदरक, सौंठ और कुछ खटाई का जरूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर B3, जिंक, फोलेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये बहुत तेजी से स्पर्म और एग की क्वालिटी को बेहतरीन करता है। जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है वो कौन सी दाल खाएं, तो उनके लिए है हरी मूंग, हरी छिलके वाली मूंग, साबुत नहीं, जो स्प्लिटेड हो, जिसके 2 दाने हो चुके हों, ऐसी स्प्लिटेड ग्रीन मूंग। कहा जाता है कि ग्रीन मूंग अल्कलाइन होती है, ये एसिडिटी नहीं करती, इसको आप रात में भी खा सकते हैं। तो हरी वाली जो मूंग है वो बहुत सुपाच्य होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका छिलका सहित होता है। हरी मूंग का लाभ ये है कि देश में जहां हर दूसरा व्यक्ति, मेल फीमेल, एनीमिक है, तो ये खून को बढ़ाने वाली होती है। जब आप हरी मूंग को यूज करते हैं तो ये आपका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा देती है। इसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो थकान है, जो चिड़चिड़ापन है, जो PMS की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगली आती है रेड दाल। जनरली इसको रेड दाल के नाम से ही कहते हैं। मसूर की दाल, लेंटिल, स्किन के लिए हो, चाहे पेट के लिए, चाहे वेट लॉस के लिए, बड़ी ही प्रचलित है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। भूख को कंट्रोल करने और वेट मैनेजमेंट में मसूर की दाल बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप मसूर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है दालों के किंग की, जिसको कि अरहर की दाल कहा जाता है। जनरली माना जाता है कि दालों में सबसे बेस्ट होती है स्वाद में और क्वालिटी में भी। इसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है, ना केवल प्रोटीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन,
सब कुछ इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन भारत की जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें अरहर की दाल खाना लीवर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो अगर आप अरहर की दाल खाते हैं तो उसको पकाने में थोड़ी सी खटाई, जैसे साउथ इंडिया में कोकम होता है या फिर हम नॉर्थ इंडिया में अमचूर ले सकते हैं, और थोड़ी सौंठ, इनका जरूर इस्तेमाल करें। अदरवाइज अरहर की दाल पचने में भारी होती है और लीवर पे थोड़ा सा आपको जोर पड़ता है। अब बात आती है चने की। चने की दाल, बेसन, भुना चना, काला चना भिगोकर उबालकर कई तरीके से स्प्राउट बनाकर खाया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को वात दोष पड़े हैं या चने की दाल खाने से बहुत गैस बनती है, उनको चने की दाल को फर्मेंट करके ही खाना चाहिए या फिर बहुत अच्छे से उबालकर कुछ कर्ड और कुछ वेजिटेबल्स मिलाकर खाना चाहिए। ज्यादा चने की दाल और बेसन को गर्म तरीके से यूज करेंगे तो आपको गैस बनाएगी। लेकिन चने की दाल में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए चने की दाल को आप यूज कर सकते हैं अपने बॉडी की सुटेबिलिटी को देखते हुए। डायबिटिक लोगों के लिए चने की दाल बहुत ही फायदेमंद होती है। पीसीओडी में भी शुगर कंट्रोल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो आप चने की दाल खाएं। इसके अलावा भुना हुआ चना, डेली एक मुट्ठी भुना हुआ चना आप खा सकते हैं। इससे लीवर के टॉक्सिन्स दूर होते हैं, शरीर को डिटॉक्स करने में लीवर को मदद मिलती है। तो चना बहुत ही कीमती चीज मैं मानती हूँ, आप भी इसको यूज करें। इसका सत्तू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छठी चीज है चिकपीस, छोले, काबुली चने। ओव्यूलेशन को अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो आप काबुली चने का प्रयोग अक्सर करें। हफ्ते में 2 या 3 बार आप काबुली चने का प्रयोग करें। चाट के फॉर्म में स्प्राउट करके अलग अलग तरीकों से काबुली चने को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, काबुली चने को आप बनाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें। आप इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, बट हाँ, तेल और मसाले का प्रयोग कम करें। ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, शरीर पे सूजन है जैसे थायराइड की कंडीशन में होता है, पीसीओडी में भी होता है, ये उसमें सुधार ला देता है। गर्भ में जब शिशु होता है तो उसमें जो डिफेक्ट आने की संभावना होती है उसको ये कम कर देता है। तो बच्चे में डिफेक्ट नहीं आते, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से ये बचाता है, आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट है और स्ट्रेस को भी मैनेज कर देता है। तो काबुली चने, अगर आपका बेबी प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है तो काबुली चने आप जरूर इस्तेमाल करें। 7वां जो हमारा लिग्यूम है, बीन है, वो है राजमा, किडनी बीन्स। राजमा बहुत ही अमेजिंग होता है बेनिफिट्स में। इसमें कॉपर पाया जाता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बना देता है, आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत सपोर्ट करता है। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो राजमा आप अलग अलग तरीके से बॉईल करके सैलेड बना सकती हैं, बीन्स का सब्जी बना सकती हैं, दाल में मिक्स करके आप इसको यूज कर सकती हैं। लेकिन राजमा का इस्तेमाल जरूर करें, इसमें पोषण छोले से भी, काबुली चने से भी ज्यादा होता है। लेकिन अब तक आपने समझा कि कौन सी दालें आपको खानी है, उनसे क्या लाभ मिलता है। लेकिन दाल बनाने में कुछ मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जिससे कि दाल का फायदा नहीं मिलता। सबसे पहली चीज कि दाल 2 तरीके से मिलती है मार्केट में। एक तो होती पूरी साबुत, जैसे आप चने खरीदेंगे, काबुली चने खरीदेंगे, काले चने खरीदेंगे, राजमा, तो वो पूरा बंधा हुआ होता है, एक कोट के अंदर दोनों सीड्स होते हैं। तो जो बंद है दालें, साबुत है दालें, उसको कम से कम 10-12 घंटे, और जो स्प्लिटेड है उनको 4 से 6 घंटे भी आप अगर सूप कर देते हैं पानी में तो उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और उसके बाद वो आपको पोषण देती है। डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते, उसके अंदर जो पोषण है वो आपको पूरी तरह से मिल पाता है। तो जब भी दाल बनाते हैं तो गर्मी के मौसम में भी खराब होने के डर से बचने के लिए बोल में सोक करके आप उसको फ्रिज में रखें। सुबह उठें, बनाने से पहले पुराना पानी निकालें, दाल को छान लें और तब उसको आप पका सकते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। तो हमारी आज की व्यूअर का ये सवाल है कि ओव्यूलेशन के बाद में जो सेकंड ल्यूटियल फेज होता है उसमें इनको काफी हेडेक होता है, फीवरिश हो जाता है। तो ये एक तरीके हार्मोनल इम्बैलेंस का ही सिम्टम है और इसको हम पीएमएस के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में डिस्टर्बेंस रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हमारे ड्रिंक ट्राई करें, धनिया का पानी, लौंग का पानी, वाटर इन्फ्यूजन्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं अपनी डाइट में, जो प्रोटीन आपको इजीली डाइजेस्ट होता है। आप स्वीट साइकिल भी फॉलो कर सकते हैं और फ्लेवर डाइट भी है जो हमारा वीडियो है उसको आप फॉलो करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।